हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिलाष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तैयारी जंक्शन में। दोस्तों, यूँ तो हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। कोशिश करेंगे हम लोग, अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो आगे भी इस प्रकार का वीडियोस लेकर के आएंगे, जिससे कि आपके सारे एग्ज़ाम जो है क्लियर हो पाएंगे। और अभी शुरू हो रहा है वो हम इतिहास में। ऐसे तो इतिहास में 3 पार्ट होता है जो कि पढ़ना होता है: आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में जैसे हम प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, हड़प्पा, बौद्ध, जैन ये सब पढ़ते हैं। और मध्यकालीन भाग में हम लोग दिल्ली सल्तनत वगैरह और मुग़ल वंश के बारे में पढ़ाई करते हैं। और अगर नॉर्मल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की जो प्रवृत्ति होती है वो आधुनिक भारत से ज़्यादा पूछी जाती है। अगर बात कर ले स्टेट पीसीएस में, रेलवे में, एसएससी में, कहीं भी अगर हम देख लें, अगर हम एक एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि आधुनिक भारत से क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा जो सीरीज़ है वो आधुनिक भारत से शुरू हो रहा है, लेकिन हम इसमें, आप घबराएंगे नहीं, हम इसमें सारा कुछ कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। आपका उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार हमें मिलता रहेगा आगे, जिससे हम आपके लिए नया नया वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस। और एक बात मैं आपको अश्योर कराना चाहूँगा, हम जो यहाँ पढ़ाएंगे वो पूरी तरीके से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आप यहाँ कुछ पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में कुछ और आ रहा है। आप देखेंगे कि जो हमारा कंटेंट है वो एग्ज़ाम में एकदम हूबहू वैसा ही पढ़ाया जाएगा जैसा आपके एग्ज़ाम में। और कोशिश करिए कि आपको क्लास में ही, अगर आप ध्यान दें तो क्लास में ही हम इसको आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको, हम तो पूरी तरह अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आपको भी हमारे साथ बने रहना होगा। और आपको अगर हो सकता है कि इतिहास एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार आप देखें, तो आपको हम ये आश्वस्त मानते हैं, क्योंकि ऐसा कंटेंट है, पढ़ाएंगे, आप देखेंगे। तो ये हमारा सारी बातें इसलिए हो रही है, आप ये सोच रहे हो कि इतना सारा बात हो रहा है तो ये बातें करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट से पढ़ाई तो चलता रहेगा, आप भी पढ़ते रहेंगे, हम भी, हमारा तो काम है पढ़ाना। तो हम अभी यूट्यूब, चूँकि हमारा ये फर्स्ट वीडियो है तो इस वजह से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं कि हमारे इस वीडियोज़ में आप बेफिक्र रहें। अगर आपका प्यार, सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो हम इस प्रकार के वीडियोस लाते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे लाते रहेंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं आधुनिक भारत से, धीरे धीरे आधुनिक भारत जैसे कवर होगा, हम मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत भी आएंगे। फिर उसके बाद साइंस, पॉलिटी, ऐसा सीरीज चलता रहेगा। ज़रूरत है तो बस आपके साथ की, आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की, क्योंकि इसके बिना तो नहीं हो पाएगा। इतनी तो हम आपसे आशाएं रख ही सकते हैं कि आप हमारा साथ देंगे इस यात्रा में। तो शुरू करते हैं हमारा पहला वीडियो। आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं और स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से कुछ बोर्ड पे लिख के रखा है, बस चूँकि लिख के इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे जो है कि सामने जो है समय की बर्बादी ना हो, समय की बचत हो, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाएँ। इसलिए मैंने आपके समय बचाने के लिए यहाँ पे बोर्ड पे पहले से रखे। मैं क्या करूँगा, बस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा और आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। ज़रूरी यही है कि याद कैसे हो, क्योंकि इतिहास जो है, सबसे बड़ा चैलेंजेस आती है कि इतिहास को याद कैसे किया जाए। इतिहास बहुत देर से याद नहीं हो पाता क्योंकि फैक्ट्स ही इतने होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रही कि आपको याद कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले वीडियो, पहले चैप्टर आधुनिक भारत के, जो कि नॉर्मली अगर कहीं आप देखेंगे, किसी भी किताब में देखेंगे तो प्रथम जो अध्याय है वो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से है। मतलब कैसे यूरोपीय के जो ब्रिटिश और पुर्तगाली लोग हैं, मतलब यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, वो कैसे भारत पे आते हैं। भारत दूसरी जगह की नहीं है ये जो है कहानी, क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक भारत, चूँकि इसलिए हम सिर्फ भारत की बात करेंगे। तो यूरोपीय कंपनी कैसे भारत आती है, कैसे यहाँ पे साम्राज्य अपना विस्तार करती है, उनका क्या एजेंडा रहता है, कैसे कैसे काम करती है। तो आधुनिक भारत जो है कुल मिलाकर यही है। तो शुरू करते हैं। तो प्रथम चैप्टर जो है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो नॉर्मली जो है प्रायः उस समय जब
यूरोप में जब इटली में जो एकीकरण हुआ, जब इटली का एकीकरण हुआ, तो उस समय देखा गया कि सारे जो भी विश्व हैं, जो भी अच्छे अच्छे देश हैं, उस पर इटली का जो है प्रभाव ज़्यादा रहा। तो इटली का क्या था कि वो अपने सामान को खुद ही व्यापार करते थे दूसरे देशों से, क्योंकि दूसरे देशों के पास कुछ संसाधन नहीं था। तो इससे क्या हुई कि बाकी के जो देश हैं उनके बगल के, उनसे उनको थोड़ी सी अब रहता है, अब वो कॉमन सी बात है कि अगर हमारा पड़ोसी रहता है तो जो भावना आ ही जाती है कि वो ऐसा कैसे रहता, नॉर्मली है कि वो इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी इससे जो बाकी के देश हैं वो थोड़ा चिंतित हुए कि हमको भी इससे जैसे आगे बढ़ना है। तो उन्होंने क्या किया, उस समय अपने उनका एक जैसे कि जो भी अपना सरकारें थे, अपना एक विभाग था जिसमें कुछ लोग की भर्ती की जाती थी। उनका काम ये रहता था कि जगह जगह जाए और अलग अलग जगहों की खोज करें, जिससे क्या हो कि जिससे व्यापार हमारा बढ़े और धन का अर्जन हो सके। तो इसी क्रम में इसी भौगोलिक खोजों का काल 1516वीं शताब्दी, ये जनरली वो समय है जिस समय सभी देश जो है, खासकर यूरोपीय देश जो है, अपने जो भी जो खोज विभाग के जो अधिकारी उसमें काम करते थे, उस समय था कि जाइए और जगह जगह खोज कीजिए जिससे हम अपना व्यापार आगे अपना बढ़ा सकते हैं, मार्केट अपना फैला सकें, जिससे कि ज़्यादा मुनाफा हो। तो उसी में से 15वीं 16वीं शताब्दी है जो एक स्पेन है। स्पेन का एक यात्री है जिसका नाम है कोलंबस, ठीक है। वो अमेरिका की खोज करता है। काल पे जो है कि वो ध्यान देते चलेंगे, काल जो है वही है। और पुर्तगाल का एक नाविक है जिसका नाम है वो वास्को डी गामा, वो भारत की तरफ चलता है खोज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार खोज करने का प्रयास हुआ है, इससे पहले भी पुर्तगाल के एक खोजकर्ता थे, वो आए थे। तो वो क्या हुआ ना, वो पूरी तरह से खोज करने में सक्षम नहीं हो पाए। वो जैसे कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ पे आकर के वो यहाँ पे पहुँचे, अब बोले कि यहाँ से अब आगे नहीं जा सकते। हो सकता है कि उनके पास संसाधनों की कमी होगी, जो भी हुआ होगा। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर के इसका नाम रखा गया कि केप ऑफ गुड होप। इस जगह का उन्होंने नाम क्या रखा है कि केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। इस जगह पे आकर के उनका जो है खोज अभियान यहीं पे समाप्त हो गया। तो अब यहाँ तक की जानकारी तो मिल ही चुकी थी पुर्तगालियों को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में वास्को डी गामा जो है वो 1498 ईस्वी के आसपास, ऐसे बहुत सारे किताबों में इसका जो डेट बताया जाता है 20 मई 1498 है, ठीक है। बट परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 1400 डेट वगैरह नहीं पूछता है, सीधा सीधा आपसे ईयर पूछ लिया जाता है कि किस साल वास्को डी गामा जो है भारत की खोज की या फिर भारत की यात्रा पे आया था। तो आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा जो है वो 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है। इसको आप यहाँ से याद कर लेंगे। तो हम इसको ये तो बात मोटा मोटी बात हो गई, तो इसको हम शुरू से देखते हैं कि शुरू से एक्चुअली हुआ क्या। तो जो सबसे पहले जो भारत में आए हैं वो पुर्तगाली आए हैं। तो पुर्तगाली आए कब, जैसा अभी आपको मैं बताया कि वास्को डी गामा जो आए हैं 1498 में आए, तो सीधी सी बात है सबसे पहले पुर्तगाली यही रहे होंगे। सरकार की तरफ से ऑफिशियली जो आए हैं वो 1498 में पुर्तगाली आए हैं। फिर कौन आए हैं, फिर डच आए हैं, फिर कौन आए हैं, अंग्रेज आए हैं, फिर कौन आए हैं, फ्रेंच आए हैं। तो पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी में, डच जो है जिसको आप कहीं कहीं में हॉलैंड की तरफ से भी देख सकते हैं कि हॉलैंड लिखा रहता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, ये वही है डच, ठीक है। और 1600 में अंग्रेज आए हैं, ब्रिटिश, और फ्रेंच जो है कंपनी उसकी 1664 में आई है। किताब एग्ज़ाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इनके आने का क्रम बताया जाए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। पूछ लेगा कि सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया, या फिर क्रम को अरेंज करें, ठीक है। तो हम लोग क्रम को ऐसे ही अरेंज कर लेंगे, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए। तो इसकी याद करने की एक है जो एक ट्रिक है, वो मैंने आपको बताया कि PDES
एफ। जनरली पीडीएफ सबको पता होता है, पीडीएफ का हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल में, ठीक है। तो उसी से एक बात ये याद रखना है, उसमें ई लगा देना है, तो ये हो जाता है पीडीईएफ। तो पी फॉर पुर्तगाली, डी फॉर डच, ई फॉर इंग्लिश और एफ फॉर फ्रेंच। तो इससे हमें याद हो जाएगा पीडीईएफ, याद करने में आसानी हो जाएगी। तो इससे याद हो जाएगा हमारा कि पीडीईएफ, तो हम लोग को पता रहेगा पहले कौन आया पहले बाद में आया। जैसे कि एक बार याद कर लिया हम लोग पीडीएफ, तो कोई भी पूछा एग्ज़ाम में आ गया तो बोल देंगे पीडीएफ, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। ये यहाँ से अपना क्लियर हो जाएगा। साल पूछ लिया जाएगा तो जनरली 1498 वास्को डी गामा का पूछा जाता है, डच और अंग्रेज़ का पूछा जाता है कब आए हैं। बाकी ये दोनों का पूछा नहीं आता, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान रख लेंगे स्टेट को, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं कहीं एग्ज़ाम में ये पूछ जाता है कि भैया ये तो आ गए भारत में। अब क्या हुआ कि भारत में जब आए हैं तो भारत में तो घूमने तो आए नहीं थे ये लोग, व्यापार के दृष्टिकोण से आए थे कि हमें व्यापार करना है, मुनाफा कमाना है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी का फैक्ट्री लगाना स्टार्ट किया कि यहाँ पे कुछ रहेंगे, फिर धीरे धीरे वहाँ पे क्या संभावनाएं तलाशेंगे, ठीक है। तो कंपनी जो लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली लगा लिए, डच आए तो डच लगा लिए, फिर इंग्लिश और फ्रेंच लगाए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक अपवाद है कि कंपनी स्थापना के क्रम में डच कंपनी अंग्रेज के बाद स्थापित हुई है। अगर ये बात पता नहीं रहेगा और ये एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि डच जो है उनका आने का क्रम है वो 1595 और अंग्रेज आ रहे हैं 1600 में, ठीक है। अगर हमें पता नहीं रहा कि डच का बाद में आया है और अंग्रेज पहले लगा लिए, आने के क्रम में तो डच पहले हैं, लेकिन कंपनी जो स्थापना भारत में किया जा रहा है वो अंग्रेज के बाद है। अंग्रेज जैसे ही आते हैं भारत में 1600 में और अपनी कंपनी की स्थापना एक कर देते हैं 1600 में, और डच का 1602 में होता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है इम्पोर्टेंट, प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक अभियान। तो अभी हम लोगों ने जिक्र किया इतने देर कि वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत की यात्रा पे आए हैं, ठीक है। 20 मई 1498, किसी किसी किताब में 17 मई लिखा जाता है। जनरली इस पर ध्यान नहीं देना है और एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं है, तो पूछा जाता है सिर्फ इसको ईयर आपको ध्यान रखना है कि 1498 में ये वास्को डी गामा जो है। तो ये हमारा एक फैक्ट हो गया कि वास्को डी गामा जो है भारत की यात्रा पे 1498 में आए, ठीक है। अब आए हैं तो आए कहाँ हैं, ये बात होगा कि आए कहाँ हैं। तो ये आए हैं कालीकट, और कालीकट कहाँ पड़ता है, केरल। सीधा सीधा क्वेश्चन का भी ये बचता है कि वास्को डी गामा भारत में किस जगह पे आए तो 1498 में है, लेकिन किस जगह पे आए हैं, तो इस जगह पे आए हैं कालीकट। और कालीकट कहाँ पड़ता है, केरल राज्य। अभी का जो कालीकट है वो केरल राज्य में है, ठीक है। कभी कोई पूछ लेता है कौन सा तट है, तो ये मालाबार तट है, ठीक है, कि मालाबार तट। डायरेक्ट या नहीं पूछे कि कालीकट में पूछे कौन से तट पे आए हैं, तो ये भी जानते हैं कि जो कालीकट है वो मालाबार तट के में स्थित है, ठीक है। तो कालीकट तो आए हैं, अब आगे क्या देखते हैं कहानी क्या है। तो गुजराती नाविक अब्दुल मजीद ने सहायता की। ये गुजरात के एक नाविक हैं, उनका नाम है अब्दुल मजीद, ठीक है। जनरली क्वेश्चन इनसे बनता है, इसलिए मैंने फैक्ट यहाँ लिखा है कि अब्दुल मजीद, इसको याद रखेंगे। इसकी सहायता से वो पहुँच गए वहाँ पे तट पे। ये रास्ता एक्चुअली इसका काम क्या था, वो रास्ता जो मिसगाइड हो रहा था, तो ये बीच में थे, तो रास्ता को थोड़ा सा बताने में इसको मदद की। अब क्या हुआ कि ये पहुँचे। अब पहले से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये देखें कि पहले से उपस्थित जो है अरब व्यापारी ने उसका विरोध किया। जाहिर सी बात है कि मार्केट में अगर एक बंदा पहले से काम कर रहा, उसको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा, और सामने से दूसरा बंदा आ रहा है, तो वो उसका विरोध करेगा ही करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि वो भी आए, ठीक है। तो अरब व्यापारी तो पहले से यहाँ मौजूद हैं। भारत का जो ये है, तो यहाँ से जो है, जब मुस्लिम लोगों का जो शासनकाल रहा मोहम्मद साहब के बाद से, तो इस रास्ते को तो ब्लॉक कर दिया गया यूरोपियंस के लिए, ठीक है। इसलिए ज़रूरत पड़ा कि वास्को डी गामा इधर समुद्री मार्ग से इधर पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो अरब व्यापारी तो इधर से, अगर आपको इस जगह से सामान लेके जाना है, और क्या रहा था कि अगर आपको व्यापार करना तो है ही, लेकिन अगर आपको इस रास्ते से सामान लेके जाना है, आपको यूरोप में जाना है, तो ये बीच में ये अफगानिस्तान और अरब और ये वाला इलाका पड़ता है। तो यहाँ क्या करना कि आपको यहाँ पे एक भारी भरकम आपको
टैक्स भी चुकाना होता है, मुनाफा का बहुत बड़ा हिस्सा आपको यहाँ देना होता है, तब ये आपको क्या करेंगे, आपके सामान को इधर से जाने का रास्ता देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा हमारा वो मुनाफा नहीं हो पा रहा था पुर्तगालियों का या यूरोपीय का, तो इन्होंने क्या किया कि मेन रीज़न यही था कि समुद्री मार्ग की खोज करने का, क्योंकि मुनाफा नहीं हो। तो अरब व्यापारी तो यहाँ पहले से आए हुए हैं, तो यह बात यहीं पे यही हो रहा है कि पहले से उपस्थित अरब व्यापारी ने उसका विरोध किया। फिर क्या है कि हिंदू शासक ज़ेमोरिन ने उसका स्वागत किया। वहाँ का एक हिंदू शासक है, उसका नाम है ज़ेमोरिन। ज़ेमोरिन इसका एक्चुअली नाम नहीं है, ज़ेमोरिन है इसका टाइटल। ठीक है, जो राजा को उपाधि जो मिलती है उस समय इसको ये उपाधि दिया गया था, ज़ेमोरिन। और जैसे कि हम लोग राजा बोलते हैं तो उस समय ज़ेमोरिन बोला जाता था। ठीक है, तो ये ज़ेमोरिन है, उसका स्वागत करता है। और वास्को डी गामा भाई क्या करता है, वो आया यहाँ पे, व्यापार किया, और फिर क्या किया, लास्ट में क्या किया, भारत से वो लौटते समय मसाला, जड़ी बूटी आदि ले गया। ठीक है, तो व्यापार के दृष्टिकोण से तो पहले तो आया था कि समुद्री रास्ता खोज लिया, लेकिन अब जब पहुँचा तो यहाँ की परिस्थिति को देखा, सोचा कि यहाँ से क्यों नहीं, धन उसके पास जितना था वो सोचा कि उसी धन में से कुछ यहाँ से लेते चले। तो क्या लेके गया, मसाला के वो लोग यूरोप में मसाले के, भारत के मसालों के बहुत शौकीन लोग वहाँ रहते हैं। अभी भी अगर आप जाइएगा और भारत के मसालों के बात में कीजिएगा तो बोलेंगे कि भारत का मसाला काफ़ी अच्छा, जो कि वाकई में काफ़ी अच्छा है भी। और केरल खासकर तो आप जैसे बोलते हैं कि मसाले, सबसे ज़्यादा मसालों की खेती अगर आप देखेंगे तो यहीं पे होता है। ठीक है, ये भी एक फैक्ट्स है। तो वहाँ के मसाले जो है बहुत अच्छे रहते हैं दक्षिण भारत के। तो वहाँ से लौटते समय वो मसाला, जड़ी बूटियाँ, ये सब सामान ले गया। अब ले जाने के बाद क्या हुआ कि वो घर में यूज़ करने के लिए नहीं लेके गया था, वो मार्केट में बेचने के लिए लेकर, जब यहाँ से लेके गया और अपने यूरोप में बेचा, अपने पुर्तगाल में बेचा, तो उसको क्या हुआ कि 60 गुना मुनाफा हुआ। अगर वो किसी चीज़ को 1 रुपये में खरीद कर लेके जा रहा है और हमको अगर वो उसका 1 रुपये के बदले 60 रुपये कमा रहा है, तो लालच की भावना जाहिर से जागृत होगी। तो वो कोशिश करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मुनाफा कमाएं। ठीक है, तो ये बस यही लालच जो 60 गुना मुनाफा कमाया, तो ये लालच जो है दोबारा से पुर्तगालियों को भारत आने के लिए विवश करता है कि वहाँ जाएंगे, वहाँ से व्यापार करेंगे। और चूँकि अब इस रास्ते व्यापार हो नहीं रहा था, जो ये रीज़न था उत्तर, ये पश्चिम वाला, अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाके वाला जो है, वो रीज़न से व्यापार हो नहीं रहा था, क्योंकि भारी भरकम टैक्स देना पड़ रहा था। तो इस रास्ते से हो रहा था और ये सब लेके जा रहे थे, और 60 गुना, लगभग 60 गुना, एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन किताबों में ये था, हमें भी यही याद करना है कि 60 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। अब क्या है कि दोबारा क्या रहा है, तो द्वितीय पुर्तगाली अभियान है। और यहाँ से देखेंगे तो पहले तो आया है कि वास्को डी गामा 1498 में आया है। ठीक है, और फिर सेकेंड टाइम में 1500 में पुर्तगाली का दूसरा कोई एक आदमी आया। कौन आदमी आया देखते हैं, ये है कौन है, 1500 में अल्वारेस काब्राल। ठीक है, अल्वारेस काब्राल क्या, कौन है ये, अल्वारेस काब्राल जो है तो पुर्तगाल का आदमी, लेकिन इसने क्या किया है कि ब्राज़ील का भी खोज किया है। ठीक है, तो ब्राज़ील का खोज, जैसे वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अल्वारेस काब्राल जो है ब्राज़ील का खोज किया है। जैसे कि स्पेन का जो कोलंबस है वो अमेरिका का खोज किया, वास्को डी गामा जो है भारत का। तो जैसे कि अल्वारेस काब्राल है वो ब्राज़ील का पहले खोज कर चुका है, पुर्तगाल का, इसने ब्राज़ील का खोज है। तो वो है आया है, उसके नेतृत्व में लगभग 1200 से 1300 आदमी पुर्तगाल के आए हैं भारत। कहाँ पहुँचे, कालीकट, वहीं पहुँचे जहाँ पे वास्को डी गामा पहुँचा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। पहुँचा, अब ये क्या किया ना कि अब जो कि मार्जिन अच्छा हो रहा था, अब सोचा था कि यहीं पे अपना हम सारा बेस बनाते हैं और यहीं से अब सारा ट्रेड जो है करेंगे, एक्सपोर्ट सारा करना है और मार्जिन सारा लेना है। तो इसने क्या किया, अब जो है प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया था, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री जो है वो कब स्थापित हुई, या यूरोपीय कंपनी के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित हुई। दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा तो उसका आंसर यही होगा कि कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई। किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने भाई साहब किया था। कब किया था, तो 1503 में किया था। कहाँ किया था, तो कोचीन में किया था। इसको यहाँ से याद करेंगे। वास्को डी गामा आया 1498 में, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री हुआ कोचीन में स्थापित हुआ। 1498 में प्रथम फैक्ट्री स्थापित नहीं हो रही है, प्रथम फैक्ट्री स्थापित हो रही है 1503 में। ठीक है, अब क्या है, जब फैक्ट्री स्थापित हो गई, अब क्या है कि चूँकि प्लान तो अब लंबा था कि अब यहाँ से रहेंगे, हमारा ही वर्चस्व भारत पे रहेगा और हम ही जो है व्यापार में मुनाफा कमाएंगे, बादशाहत अपनी बना के रखेंगे, जो प्राय कोई भी चाहते हैं।
तो उसके बाद से पुर्तगाल की सरकार ने यहाँ के शासन को देखने के लिए, मतलब पुर्तगालियों के क्या काम करने का तरीका, नया पॉलिसी जो भी है भारत में, सारी इस परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए अपना गवर्नर भेजना स्टार्ट किया। ठीक है, जो कि जैसे कि ब्रिटिश में जो गवर्नर आते हैं जो यहाँ के कार्यभार को देखते हैं, उसी तरह पुर्तगालियों ने गवर्नर को भेजना शुरू किया। उसमें क्या है कि पहला जो गवर्नर है उसका नाम है फ्रांसिस डी अल्मेडा। इसका शासनकाल क्या है कि 1505 से 1509। कोचीन में पहला फैक्ट्री स्थापित हो रहा है 1503 में, लेकिन फ्रांसिस डी अल्मोड़ा जो है 1505 से 1509 में आ रहा है। ठीक है, और इसको जाहिर सी बात है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है, इसको देख के लग रहा है कि पहला आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अल्मेड़ा ने हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण उद्देश्य से शांत जल नीति चलाई जो परमिट व्यवस्था पे लागू थी। ठीक है, तो ये वापस से, अब चूँकि ये पहले आ चुके हैं, पहले इनका बेस बन चुका है, पहले फैक्ट्री स्थापित कर चुके हैं, तो अब ये चाहेंगे कि कोई भी इस मार्केट में हमारा प्रतिद्वंदी जो है उत्पन्न ना हो। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, कहाँ, हिंद महासागर में, चूँकि ये समुद्र के रास्ते आए थे। ठीक है, तो ये चाह रहे थे कि वापस से कोई आए नहीं, तो ये हिंद महासागर में अपना एक पॉलिसी चलाते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी, जो परमिट व्यवस्था। कहने का मतलब ये है परमिट व्यवस्था कि ये अगर किसी को उस रास्ते से भी जाना होगा तो इनसे परमिशन लेने की ज़रूरत होगी। ठीक है, आपको इनके पास आवेदन बाकायदा देना होगा कि हम फलाने रास्ते से हिंद महासागर से जाना चाहते हैं, तो ये अगर आपको देंगे परमिशन, ठीक है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो यही नीति थी। व्यापार करना तो दूर की बात है, यहाँ तो जाने आने के लिए परमिट व्यवस्था यहाँ लगी थी शांत जल नीति की। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है 1505 से 1509, ध्यान रखेंगे, यहाँ समाप्त हो जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि फ्रांसिस डी अल्मेडा जो कि पुर्तगाली गवर्नर है, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें बस इतना ही पढ़ना। दूसरा जो है गवर्नर है उसका नाम है अल्बुकर्क। इसका क्या है, ये 1509 में चला जाता है, ये 1509 में से आता है 1515 में। ठीक है, ऐसा नहीं कि अल्बुकर्क जो है ये डायरेक्ट वहाँ से आ रहा है, ये पहले से है यहाँ मौजूद, पहले से यहाँ मौजूद है। जैसे कि कैसे रहते हैं सीनियर में तो उसके एक जूनियर रहते हैं, तो ये सारी व्यवस्था को पहले से देख रहा था, पहले से जान रहा था, तो वो गए तो ये आ गए। ठीक है, तो ये क्या है, पुर्तगाली साम्राज्य का इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये अपने समय में ये और भी पुर्तगालियों को ये सोचे थे कि मेरे जीवन काल में जो भी है पुर्तगालियों का स्थिति और भी यहाँ बेहतर हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारा काम इन्होंने किया, तो इसलिए इसको पुर्तगाली साम्राज्य के पहले आए हैं प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा है, लेकिन प्रथम पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर की बात करें तो अल्बुकर्क हैं। ये बात याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाए, तो अगर ये लगा देंगे टिक तो गलत हो जाएगा। तो क्या लगाना है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का शासनकाल क्या है, 1509 से 1515। ठीक है, अब क्या है कि भारत में पुर्तगालियों को विवाह नीति के लिए प्रोत्साहित किया। अभी क्या है कि अब यहाँ पर चूँकि प्लान तो बदल चुका था, अब यहाँ था कि यहाँ पर रहें, शासन करें और अच्छा खासा मुनाफा बस लेते रहें। तो अब चूँकि इनको यहाँ पे ज़रूरत है, तो इनका जो एक पॉलिसी है विवाह नीति को ये प्रोत्साहित करें। विवाह नीति क्या है कि यहाँ पे हिंदू जो स्त्री हैं, यहाँ से पुर्तगाली लोग आएँ और हिंदू स्त्री के साथ शादी विवाह करके यहीं पे अपना रहें। इससे अच्छा खासा पुर्तगाली जनसंख्या भी उस जगह पे हो जाएगी। और मेन रीज़न अगर ये देखें तो इनका एक मेन रीज़न था धर्म परिवर्तन का भी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को भी बढ़ावा देना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स का इधर से पहले से था, जो कि मुस्लिम्स आ रहे थे भारत में, मुस्लिम्स का ये था, मुस्लिम्स को ये पसंद नहीं कर रहे थे, तो ये चाह रहे थे कि हमारा वहाँ पे हो, इसलिए तो वो क्रिश्चियन धर्म के लिए कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन धर्म में आकर्षित करने के लिए भी ये एक तरह से ये इस नीति को देख सकते हैं। ठीक है, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पे कब्जा कर लिया। अब चूँकि ये यहाँ पे रह रहे थे तो यहाँ के कंडीशन को पता चल गया था कि कैसा क्या कहानी है। ठीक है, तो इस क्रम में जैसे कि अल्वारेज काब्राल में 1300 लगभग पुर्तगाली आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर धीरे धीरे इनका जैसे कि समय बढ़ता गया तो पुर्तगालियों की संख्या बढ़ती गई, ये अपना जो है नौसेना बढ़ाते गए, सुरक्षा दृष्टिकोण से यहाँ पे ज़्यादा किए। ठीक है, तो गोवा पे इन्होंने कब्जा किया। थर्ड जो गवर्नर हैं उनका नाम है नीनो डी कुन्हा।
ठीक है, नीनो डी कुन्हा है। ऐसे बीच में और भी गवर्नर हुए हैं, इनका कार्यकाल 1515 में ख़त्म हो रहा है। लेकिन मुख्य रूप से बात करें जो कि जिससे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है वो ये है। उसके बाद फिर है नीनो डी कुन्हा। तो इसका है जो है ये कब से कब तक रहा, तो 1529 से 1538 तक, ठीक है। और इसके बारे में 2-3 फैक्ट है। क्या है, तो ये है कि कोचीन से गोवा मुख्यालय स्थापित करता है। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री जो है वो, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। हाँ, तो हम देखेंगे कि क्या देख रहे थे कि पुर्तगाली फैक्ट्री जो पहले जो स्थापित हुई कोचीन में 1503 में, नीनो डी कुन्हा क्या करता है कि कोचीन से ये जो कोचीन है इससे जो है ट्रांसफ़र कर लेता है कहाँ पे, तो गोवा। पहले फैक्ट्री थी कोचीन में, अभी जो है वो क्या कर लिया नीनो डी कुन्हा, इसको ट्रांसफ़र कर गोवा ले आया, ठीक है। इसने भी जैसे कि अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह को हराया और गोवा पे कब्जा कर लिया। अब नीनो डी कुन्हा भी चूँकि अब मार्केट में बनना था तो एक दूसरे को प्रति परस्पर संघर्ष की भावना थी, तो युद्ध वगैरह चल रहे थे, तो इसने भी 2-3 युद्ध लड़े जो कि इम्पोर्टेंट, जिसमें कि युद्ध इसने जो लड़े हैं, नीनो डी कुन्हा की बात कर रहे हैं, वो है वसीन, दीव और हुगली। और भी छोटे मोटे हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये 3 है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। और एक फैक्ट इसमें हम लोग को और याद करना है कि नीनो डी कुन्हा क्या करता है कि पुर्तगालियों द्वारा गुजरात के बहादुर शाह को डुबोया गया। तो पहले तो बहादुर शाह के साथ इसके अच्छे संबंध थे, लेकिन जब हुमायूं के साथ बहादुर शाह का ज़्यादा अच्छा मित्रता देखा गया तो मन में कहीं खटास, क्योंकि इस समय का जो अगर समय काल अगर नीनो डी कुन्हा को देखेंगे कि 1529 से 1538 है, ठीक है। तो 1538 है तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं हुमायूं का भी शासनकाल ऐसा रहा है कि बीच में ये आएंगे, ठीक है। तो हुमायूं उस समय थे, ठीक है। तो हुमायूं के साथ इनका जब दोस्ती बढ़ा, तो चूँकि पहले बताया कि मुस्लिम्स को उतना पसंद नहीं करते, तो फिर जब जिस समय मदद की है उस समय तो बहादुर शाह के साथ इनका बढ़िया रिलेशन था। अब चूँकि हुमायूं के साथ गए हैं बहादुर शाह, तो थोड़ा सा रिलेशन इसके साथ ख़राब हुआ है पुर्तगालियों का। तो इसने क्या किया है कि धोखे से किसी मैटर पे बात करने के लिए, किसी बिंदु पर जो भी महत्वपूर्ण मसला होगा उसको सुलझाने के लिए इन्होंने ये नीनो डी कुन्हा ने क्या किया है कि बहादुर शाह को बुलाया है, आइए वार्ता कीजिए हमसे कि कुछ भी क्या मसला हम लोग बैठ के हल करते हैं। तो बुलाया कहाँ है, एक समुद्र में इनका नौसैनिक पोत था, पोत पे बुलाया गया, जो कि समुद्र में देखते हैं बड़ा बड़ा जहाज़ रहता है, तो उसमें बुलाया गया था। तो जब बुलाया गया था तो ये वहाँ पे गए थे, तो इनके साथ क्या हुआ, इनको वहाँ पे छल से समुद्र में डुबा दिया गया। तो समुद्र में डुबा देने से इनका क्या हुआ कि बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो जब मृत्यु हो गई तो वापस से पुर्तगालियों का वर्चस्व वहाँ पे कायम हो गया। तो मुख्यतः ये जो 3 गवर्नर हैं, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा, जनरली यही कुछ बातें हमें ध्यान में रखना है। बाकी इसके परिणाम और जो भी प्रभाव रहे भारत में, इसका जो चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो ये आशा करते हैं कि जो भी फर्स्ट पार्ट जो आधुनिक इतिहास का है, यूरोपीय कंपनी कैसे आए, वास्को डी गामा, पुर्तगाली और ये सब जो मैंने बताया है, आपको समझ में आया होगा और आपको याद भी हुआ होगा। आपको इस वीडियोज़ में सबसे अच्छा बात क्या लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब तो बोलने की बात नहीं है, ये तो आपको करना ही है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी कि ऐसा कंटेंट जो है इस तरह का। देखिए, जो सारा कंटेंट लिखा हुआ है सारा एग्ज़ाम के व्यू से सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि ऐसा वैसा कुछ हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार हमें मिलता रहेगा और हम इससे भी बेहतरीन वीडियोस, चूँकि ये पहला वीडियोस है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें प्यार देते रहेंगे और पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला चलता रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जाने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब
बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि फर्स्ट पहला वीडियो है, और आप, हमें उम्मीद है कि आप बिना बोले अगर पसंद आया होगा तो आप करेंगे। ठीक है, तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।